हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आपको पिछला वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम अगला वीडियो कब और अग्रसर होते हैं और आगे हम समझने का प्रयास करते हैं सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के बारे में। ऐसे तो हमारा टॉपिक अक्षांश और देशांतर था, लेकिन पहले अक्षांश को पूरी तरह से समझ ले, उसके बाद हम देशांतर पर आने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से, अगर आपको अक्षांश समझ में नहीं आया होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लेटा हुआ है ग्लोब पर, जो हमारा लेटा हुआ रेखा खींचा गया है, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश को हम लेटीट्यूड कहते हैं। लेटीट्यूड से आप लेटा याद कर सकते हैं, जो लेटा हुआ है उसे हम लेटीट्यूड कह सकते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप कभी देखे होंगे गौतम बुद्ध को हमेशा ध्यान मुद्रा में सोए हुए रहते हैं, लेटे हुए रहते हैं, तो वही लेटे हुए से हमारा लेटीट्यूड है। समझ में आया दोस्तों? चलिए देखते हैं। अब हम सूर्य को हम तो देख लिए थे कि 22 दिसंबर में हमारा कहाँ रहता है? मकर रेखा पर। ठीक, उसके बाद जो है सूर्य नॉर्थ की ओर शिफ्ट होना प्रारंभ कर देता है। एक डेट, मात्र आपको एक डेट याद करना है दोस्तों, और बाकी सारा हम याद करवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी देखते हैं आगे हम लोग। 22 दिसंबर आप डेट याद कीजिए। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, जिससे 22 दिसंबर को हमारा मकर रेखा के आसपास जितने भी देश हैं वहाँ पे दिन की अवधि लंबी और रात की अवधि छोटी होती है। और 22 दिसंबर को ही हमारा उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी और रात की अवधि लंबी होती है। इसलिए आप देखे भी होंगे कि ठंडा के दिनों में हमारा रात जो है अधिक बड़ा होता है, और गर्मी के दिनों में हमारे के यहाँ रात छोटी होती है और दिन बड़ा होता है। समझ में आया दोस्तों? क्या मैटर था दिन और बड़ा और छोटा का? मैटर यही था और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि आपको 22 दिसंबर को हमारा सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो आपको यहाँ से 3 महीना जोड़ना है। जनवरी, फरवरी, मार्च। कब आए हम लोग? मार्च। तो 21 मार्च को हम ले लेते हैं। 21 मार्च को लेते हैं हम लोग। 21 मार्च को जो है सूर्य की स्थिति यहाँ आ जाती है। सूर्य की स्थिति कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। यानी सूर्य का जो किरण है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर क्या पड़ेगी? लंबवत पड़ेगी, डायरेक्ट पड़ेगी। अच्छा, आप लोग ये बात कभी ध्यान दिए हैं? हम डायरेक्ट डायग्राम जो है बगल में बना रहे हैं, लेकिन डायग्राम बगल में नहीं, यहाँ बन रहा है। इस चीज़ को इमेजिन कीजिए, यहाँ है तो इस पे फोकस कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? और यहाँ है तो इस पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे सूर्य है, इस पे फोकस कर रहा है, और फिर 21 मार्च को यहाँ आ गया और फोकस इस पे कर रहा है। समझ में आया दोस्तों? लेकिन हम 3D बोर्ड पर तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए 2D के रूप में आप समझिए, बस इमेजिन करते रहिए। आप एक सोचने वाले प्राणी हैं तो इतना तो सोच ही सकते हैं। चलिए देखते हैं। 22 दिसंबर को तो यहाँ थी, अब 21 मार्च को यहाँ आया। कितना महीना? 3 महीना, बस एक दिन का फर्क है। हम लोग एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं, तो ये तो सूर्य है भाई, तो ये कहाँ से एक्यूरेट रहेगा? 1-2 दिन आगे पीछे हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जो है 21 मार्च को सूर्य कहाँ चमकेगी? यहाँ लंबवत चमकेगी। ठीक है दोस्तों, तब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए, विषुवत रेखा पर जब सूर्य रहता है, विषुवत रेखा पर सूर्य जब रहता है, तो क्या हमारा जो है कर्क रेखा और मकर रेखा पर दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब सूर्य 21 मार्च को कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा पर। अब जब विषुवत रेखा पर रहेगा तो हमारा कर्क रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिन और रात की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब बताइए कि यहाँ से भी ये दूरी इतना ही तय कर रहा है, 23.5 डिग्री, यहाँ से भी दूरी इतना ही तय कर रहा है, तो यहाँ भी उतना ही दिन और रात होगा, यहाँ भी उतना ही दिन और रात होगा। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जितना समय के लिए दिन होगा, उतने ही समय के लिए दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन होगा।
और उत्तरी गोलार्ध में जितना समय के लिए रात होगा उतना ही समय के लिए दक्षिणी गोलार्ध में रात होगा। समझ में आया दोस्तों? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 21 मार्च को जो है हमारा दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्ध में बराबर होता है। समझ में आया? अब देखते हैं, दो स्थिति तो हो गया, 22 दिसंबर 21 मार्च। अब देखिए, अब जो है, अब यहां से आप 3 महीना जोड़िए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून, 21 जून, 21 जून को हमारा सूर्य कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगा। अब 21 जून को हमारा सूर्य का लंबवत किरण कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्क रेखा पर पड़ेगा। अब जब 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा पर पड़ेगा तो आप हमें बताइए कि दिन की अवधि सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। रात की अवधि कम कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। दिन की अवधि छोटा कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। रात की अवधि बड़ा कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठंडा का दिन कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। गर्मी का दिन कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। और यही जो कर्क रेखा है दोस्तों, हमारा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। भारत के बीचों बीच से गुजरता है। समझ में आया दोस्तों? भारत के जब बीचों बीच से गुजरेगा तो देखिए, यहाँ गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और फिर इधर झारखंड के कुछ एरिया को कर्क रेखा टच करता है। तो आप देखते होंगे जून में हमारे के यहाँ कड़ाके की गर्मी होती है। क्या होती है? कड़ाके की गर्मी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दिसंबर में हमारे के यहाँ ठंडा होता है और यहाँ पे जून में हमारे के यहाँ गर्मी होता है। जैसे में अभी कौन सा समय चल रहा है? फरवरी चल रहा है। तो अभी फरवरी चल रहा है तो क्या होगा? दिसंबर से इधर शिफ्ट कर रहा होगा सन, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है दोस्तों? जब इधर जैसे जैसे जून की ओर हम लोग जाएंगे वैसे वैसे हमारे के यहाँ गर्मी बढ़ते जाएगी और गर्मी के जस्ट बाद में हम लोग के यहाँ बरसात आएगा। बरसात के बारे में हम बताएंगे कि भारत में मानसून कैसे प्रवेश करती है, वो आगे का चीज़ है। थोड़ा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं अक्षांश के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमने कहा कि क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछता है। अब कहता है कि निम्न में से किस रेखा पर सूर्य जो है साल भर में 2 बार चमकता है? हम तो साल भर की स्थिति बताएं। दिसंबर यहाँ आया, जून तक यहाँ आया, ठीक है। जून के बाद फिर से सूर्य यहाँ आने प्रारंभ करेगा। जून के बाद यहाँ आना प्रारंभ करेगा। फिर जून के बाद यहाँ आया कितना तारीख को? 23 मार्च है। जून आया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 23 सितंबर को पुनः सूर्य कहाँ 23 सितंबर को आ गया? विषुवत रेखा पर। समझ में आया दोस्तों? 21 मार्च, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से की स्थिति पर सूर्य जो निम्न में से किस तिथि पर दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्ध में बराबर होता है? ठीक है दोस्तों, दिन और रात दोनों गोलार्ध में बराबर होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। अच्छा, एक बात और हमने गौर किया इस चीज़ को, बस आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपका आंसर खुद ब खुद कैसे भी घुमा करके और कितना भी घुमाएगा, क्वेश्चन का आंसर कंफर्म बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर बताए ना हम। यहाँ पर सूर्य था, सन यहाँ पे था, तो यहाँ पे तिरछा किरण बराबर इतना ही दूर पर जाइए रहा है दोस्तों। ठीक है, दूरी तो उतना ही सेम करना तय पड़ रहा है और यहाँ भी उतना ही सेम तय करना पड़ रहा है। ये दूरी देखिए, ये दूरी उतना ही है, ज़्यादा ना कम। लेकिन यहाँ जो था, यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए तो है ना। लेकिन यहाँ से आप दूरी नापिए, यहाँ से ये तक है ये दूरी, अब यहाँ तक ही सिर्फ दूरी है
तो इसको हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में दिन का भी अवधि 12 घंटा का होगा, रात की भी अवधि 12 घंटा का होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा दिन और की अवधि बराबर होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब देखिए, हम कभी पढ़े थे 6 क्लास में ही हम लोग को पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि जो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव है। ध्रुव तो आप लोग बेशक जानते ही होंगे, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, ये है हम लोग का साउथ पोल है। कि उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना का दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 6 महीना के दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना का रात होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 6 महीना का लगातार रात होता है, लगातार। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हाँ होता है। कैसे होता है हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, हमने कहा 22 दिसंबर को, 23 सितंबर को मानिए आप, 23 सितंबर को आप मानिए, आपने देखा कि यहाँ से 3 महीना का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ 3 महीना, सितंबर से दिसंबर जाइए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीना तो यहाँ आया सूर्य, फिर 3 महीना तक यहाँ गया सूर्य। कितना महीना हुआ? 6 महीना हुआ। अब जब 6 महीना हुआ, यहाँ से यहाँ आने में 3 महीना लगा, तो यहाँ जब सूर्य रहेगा तो क्या यहाँ तक सूर्य का किरण पहुँच पाएगा? ये तो अचंभव वाली बात है भाई, कि यहाँ सूर्य रहेगा तो यहाँ सूर्य का किरण कैसे पहुँचेगा? तो नहीं पहुँचेगा। अब जब नहीं पहुँचेगा तो दिन और रात कैसे होता है? सूर्य का लाइट से तो ही होता है। अगर आपके पास लाइट है तो दिन है और लाइट नहीं है तो रात है। समझ में आया दोस्तों? तो इसी को कहते हैं कि 3 महीना इसको आने में लगा, 3 महीना यहाँ से यहाँ जाने में लगा, तो 6 महीना तक यहाँ पर लाइट नहीं पड़ा। अब जब नहीं पड़ा तो यहाँ पर रात रहा 6 महीना, यानी सितंबर से दिसंबर तक उत्तरी गोलार्ध में रात रहता है। समझ में आया दोस्तों? क्यों होता है उत्तरी गोलार्ध में रात और दिन? अब देखिए, अब मान लीजिए हम एक और तिथि को लेते हैं, 21 मार्च को ले लें, 21 मार्च को लेते हैं। 21 मार्च से यहाँ तक 3 महीना, 21 जून तक, 21 जून तक 3 महीना यहाँ आए, फिर यहाँ से 3 महीना 23 सितंबर तक आए। अब जब यहाँ से यहाँ जाना प्रारंभ किया तो सूर्य का किरण तो यहाँ पहुँचना बंद कर दिया। जैसे जैसे यहाँ जाते रहेगा ऐसे ऐसे इधर सूर्य का किरण एकदम में नहीं पड़ेगा। अब जब एकदम में नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर दिन की अवधि रहेगी? नहीं रहेगी। यानी जो है 21 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ कुछ ही रहता है, रातें रहता है, दिन होवे नहीं करता है। समझ में आया दोस्तों कि क्यों 6 महीना होता है दिन और 6 महीना रात होता है? अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग सही सब कुछ समझ चुके हैं और आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो 23.5 डिग्री क्यों था, 23.5 डिग्री क्यों इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अंतिम रूप से यहीं पे तो सूर्य लंबवत चमकता ही है ना, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं है ऊपर, या फिर इससे ज़्यादा नीचे आता ही नहीं है, तो अंतिम रूप से यही रहता है। इसीलिए हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को इतना तवज्जो देते हैं या फिर वैल्यू देते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंगल पे, कौन सा डिग्री पे सूर्य साल भर में 2 बार चमकता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ से भी हम देख सकते हैं इसका आंसर। आपको देखिए अंतिम रूप से कहाँ चमकेगा? यहाँ पे चमकेगा। अंतिम रूप से कहाँ चमकेगा? यहाँ चमकेगा। यानी एक बार यहाँ चमकता है साल में, एक बार यहाँ चमकता है साल में, लेकिन इस बीच में एक बार आया ऐसे, गया एक बार आया, एक बार ऐसे 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 ऐसे, यानी 6 महीना में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आया है दोस्तों। समझ में आया? यानी इस बीच में साल भर में कितना बार चमकेगा? 2 बार चमकेगा। एक बार तो जाते हुए चमकेगा, पुनः एक बार आते हुए चमकेगा। इसके बाद अगर आपको बोल दे निम्न में से किस पे साल भर में एक भी बार नहीं चमकता है, ऑप्शन दे दिया 24 डिग्री। 24 डिग्री में चमकेगा? नहीं चमकेगा। चमकता कहाँ तक है? 23.5 डिग्री तक ही चमकता है। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए 23.5 डिग्री के बीच में ही चमकेगा दोस्तों। और एक ही बार कब चमकेगा? 23.5 डिग्री साउथ पे और 23.5 डिग्री
नॉर्थ पे चमकेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, जब सूर्य जो है हमारा नॉर्थ में रहता है 21 जून को 23.5 डिग्री पर, यानी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा को हम लोग इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, और मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। देखिए, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो इसको कर्क विषुव बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्क विषुव बोलते हैं। हम लोग को अगर आप देखिएगा बिहार में कर्क विषुव को विषुआ मेला के रूप में मनाता है सब, एक त्यौहार के रूप में। ऐसे तो पता नहीं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कब आता है, लेकिन अगर आप साइंस के दृष्टि से देखिएगा तो हमारा कर्क विषुव कब आवेगा? 23.5 डिग्री पर जब सूर्य चमकेगा तब, यानी 21 जून को आवेगा। और जो हमारा मकर रेखा पर रहेगा सूर्य 22 दिसंबर को, जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत 22 दिसंबर को चमकेगा तो इस दिन हम लोग को मकर संक्रांति के रूप में देखते हैं। मकर संक्रांति के रूप में, जो कि हम लोग यहाँ हमेशा 14 तारीख को मनाया जाता है। समझ में आया दोस्तों? ये हो गया कर्क विषुव, और मकर रेखा पर तो मकर विषुव। इसको विषुव के रूप में मनाता है, इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब देखिए इसका डिग्री, हम बोले कि पृथ्वी पर जो भी लाइन खींचा गया वो सिर्फ कल्पना के आधार पर खींचा गया, क्योंकि पृथ्वी पर कोई ऐसा लाइन नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, सिर्फ कल्पना के आधार पर बनाए हैं। क्यों बनाए हैं तो इसका भी मतलब समझिए। अब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ सूर्य रहेगा, ऐसे ऐसे परिभ्रमण करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इस चीज़ से तो हमको पता चलेगा ना कि टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर सबसे कम कहाँ पे रहेगा। है ना बात? कि पता तो चले कि यहाँ पे टेम्परेचर कब ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कब कम ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर 21 जून के ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे 22 दिसंबर को, यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को ज़्यादा रहेगा। समझ में आया? ये मैटर है। तो टेम्परेचर को निर्धारित करने के लिए हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को बांटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर जो हमारा सूरज है यहाँ से यहाँ तक ही चमकता है तो बात यहाँ से और इस क्षेत्र में क्या होता है भाई? तो इस क्षेत्र में हमेशा क्या रहता है, जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ेंगे विषुवत रेखा से हम ऐसे ऐसे इधर बढ़ेंगे, तैसे तैसे हमारा ठंडा बढ़ते जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा इधर भी पूरा ठंडा प्रदेश है और इधर भी पूरा ठंडा प्रदेश है। जैसे में इधर यूरोप वगैरह हो गया, रसिया वगैरह हो गया, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, सारा जो है हमारा देश सब उत्तर में है। तो उत्तर में है इसलिए यहाँ पे क्या है, हमेशा ठंडा रहता है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी हम लोगों ने अक्षांश रेखा को इसलिए बांटा ताकि हम लोग टेम्परेचर को जान सके, और टेम्परेचर को जानेंगे हम लोग तो वहाँ के क्लाइमेट को समझ सकते हैं, जलवायु को समझ सकते हैं, क्योंकि तापमान जो है जलवायु से डायरेक्ट रिलेट करेगा। कैसे रिलेट करेगा आगे के वीडियो में देखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आया? थैंक यू।